तो आज हमारे पास एक लिसनर की भेजी हुई एक बहुत ही दिलचस्प गुजारिश है। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमें सिर्फ 2 पंक्तियां भेजी हैं। मैं तुझसे इश्क कर बैठा हूँ, अब तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। और उनका सवाल था कि इन मामूली से दिखने वाले शब्दों में इतनी ताकत कहाँ से आती है। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये 2 लाइनें अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेट लेती हैं। और मुझे लगता है इसकी खूबसूरती इनकी सादगी में ही छिपी है। ये कोई भारी भरकम शायरी नहीं है, ये एक सीधी सादी स्वीकारोक्ति है, एक कन्फेशन। चलिए इसी कन्फेशन को खोलते हैं। पहली पंक्ति में एक शब्द है जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है, बैठा। मैं तुझसे इश्क करता हूँ नहीं, बल्कि कर बैठा हूँ। इस एक शब्द ने मतलब इसने पूरी भावना ही बदल दी। ये कैसे काम करता है? ये कमाल का ऑब्जर्वेशन है सच में। कर बैठा हूं में एक तरह का एक पैसिव सरेंडर है, एक समर्पण। सरेंडर मतलब? हाँ, मतलब ये कि ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये बस हो गया। बस हो गया। जैसे आप कुर्सी पर बैठने का फैसला करते हैं, लेकिन इश्क में आप बस खुद को हुआ पाते हैं। यानी आपके नियंत्रण के बाहर की बात है। बिल्कुल। इसमें एक बेबसी है, एक लाचारी है जो बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक सवाल उठता है, कई लोग कह सकते हैं कि कर बैठा हूं मैं एक तरह की गैर जिम्मेदारी भी तो लग सकती है। अच्छा, कैसे? जैसे मुझसे बस हो गया, मेरी गलती नहीं। तो क्या ये वाकई समर्पण है या अपनी भावनाओं से पल्ला झाड़ने का एक काव्यात्मक तरीका? नहीं, ये एक दिलचस्प नजरिया है, पर यहाँ इसका मतलब बहाना नहीं है। यहाँ इसका मतलब है भावना की तीव्रता। हाँ, ये इतना ओवर पावर कर देने वाला एहसास है कि इंसान का अपना मैं, उसका ईगो पीछे रह जाता है। और यहीं पर इश्क और प्यार का फर्क सामने आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्यार एक चुनाव हो सकता है, एक चॉइस। इश्क एक हादसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इश्क में इंसान की अपनी पहचान, उसका अपना वजूद, वो दांव पर लग जाता है। बिल्कुल। इश्क सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक पहचान का संकट भी है। जब कोई कहता है मैं तुझसे इश्क कर बैठा हूं, तो वो असल में ये भी कह रहा है कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो तुमसे मिलने से पहले था। आपकी पूरी हस्ती, आपकी खुशी, आपके गम, सब कुछ उस दूसरे इंसान के इर्द गिर्द फिर से बनने लगते हैं। और शायद यही पहचान का संकट हमें दूसरी पंक्ति की तरफ ले जाता है। हाँ। क्योंकि जब एक इंसान ही आपकी पूरी दुनिया बन जाता है, तब उसके बिना कुछ अच्छा कैसे लग सकता है? पहली पंक्ति की इतनी गहराई के बाद दूसरी पंक्ति आती है, अब तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, जो एकदम सरल सपाट है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई अलंकार नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल, बस एक सीधी सच्चाई। ये उस अवस्था को दिखाता है जहां दुनिया की हर खूबसूरत चीज अपना रंग खो देती है। चांदनी रात, बारिश की बूंदें, अच्छा खाना, सब कुछ बेमानी है। सब बेमानी। अगर वो एक इंसान साथ नहीं है, आपकी खुशी का जो सोर्स है वो बाहरी दुनिया से हटकर उस एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया है। हाँ, इसकी सादगी सीधी दिल को छूती है। पर क्या इसमें एक तरह का खतरा भी नहीं है? खतरा? अपनी खुशी को पूरी तरह से किसी एक इंसान पर निर्भर कर देना, ये सुनने में जितना रोमांटिक है, उतना ही शायद नाजुक भी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इश्क का यही तो विरोधाभास है। अच्छा। ये आपको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान महसूस कराता है और साथ ही सबसे कमजोर भी। और ये निर्भरता ही इश्क की आग को जलाए रखती है। उर्दू हिंदी शायरी की यही खूबी है कि वो इन जटिल विरोधाभासी भावनाओं को बहुत कम शब्दों में पकड़ लेती है। तो मतलब ये 2 पंक्तियां किसी महाकाव्य का सार है? बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, इन 2 पंक्तियों की ताकत इनके शब्दों के चुनाव में है। कर बैठा हूं का समर्पण और इश्क की गहराई, जो मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां दूसरी पंक्ति की सच्चाई के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। सही कहा। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी देता है ना? हम हमेशा सोचते हैं कि गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गहरी जटिल भाषा चाहिए। हाँ, लगता तो यही है। पर क्या सच ये है कि सबसे उलझे हुए एहसास जैसे इश्क को बयां करने के लिए सबसे सीधी और सरल भाषा ही सबसे असरदार होती है? क्या सादगी ही सबसे बड़ी परिपक्वता है? शायद। सोचने वाली बात है।